हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफ़ी। बेसिकली जो जियोग्राफ़ी है, जियोग्राफ़ी में जियोग्राफ़ी का मतलब क्या है, तो ये जियोड से निकला हुआ है। जियोड जो है पृथ्वी है, जो पृथ्वी का शेप है वो जियोड शेप में है। जियोड मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि उसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। कहीं आपके ग्रास हैं, कहीं आपकी मान लीजिए कहीं घास है, कहीं पर्वत है, कहीं मेरीना है, ट्रेंच है, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन्हीं में से कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आप एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा आपका जियोलॉजी होता है। तीसरा आपका टोपोग्राफी होता है। चौथा आपका जियोग्राफी, जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी होता है। एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान या एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम ज्योतिष विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम आपका एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी का ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए, हाँ, तो पहले हमने जैसे कि बोला कि हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोनॉमी होता क्या है? तो एस्ट्रोनॉमी होता है जो हम अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष क्या होता है? तो हम अगर आकाश की तरफ, ब्रह्मांड की तरफ मुंह ऊपर करके कुछ भी देखते हैं, ब्रह्मांड की तरफ जितना भी दिखाई देता है, वो सब हमारा क्या है? आपका ब्रह्मांड है, अंतरिक्ष है। और अंतरिक्ष का अध्ययन ही क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। जबकि रशियन भाषा में अगर बात करें तो रशियन भाषा में इसे कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अब ये कॉस्मोलॉजी हो गया आपका, ये रशियन भाषा में जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो अब एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी में अगर हम अपने सिर को ऊपर उठा करके देखते हैं ब्रह्मांड में, तो आपको असंख्य तारे दिखते हैं। जो भी चीज़ें दिखती हैं तो उनमें से असंख्य तारे दिखते हैं। और सबसे पहले हम उन तारों के बारे में ही बात करेंगे। उन तारों के बारे में बात करेंगे तो अगर हम बात करें कि तारे कितने हैं, तो कितने हैं आपके? 100 गुणे 100, इतने आपके अरब तारे हैं। अब अगर हम बात करें कि स्टार के लिए क्या बोलते हैं, कुछ डेफिनेशन भी दी गई होंगी। तो स्टार की कुछ डेफिनेशन होती हैं कि आप ये स्टार ही क्यों है, ये स्टार ही क्यों है। ये यूँ कह लीजिए कि आपको एग्जिस्ट अगर ये स्टार है, कर रहा है, तो ये इसके कुछ ना कुछ तो डेफिनेशन होगी, तभी हमें पता चलेगा कि ये स्टार है। तो इसके लिए 2 चीज़ें बताई गई हैं कि इसके लिए जो स्टार होता है, इसके लिए अपनी क्या होनी चाहिए? हीट होनी चाहिए। इसके लिए अपनी क्या होनी चाहिए? हीट होनी चाहिए, मतलब कि ऊष्मा होनी चाहिए। और दूसरा, इसके लिए अपने पास क्या होनी चाहिए? इसकी अपनी लाइट होनी चाहिए। दोनों चीज़ें इसके पास होती हैं, तभी ये क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। अब अगर हम बात करें सन की, सूरज की बात करें, तो सूरज के पास अपनी हीट होती है। सूरज के पास क्या होती है? अपनी हीट होती है। तो सूरज भी एक तरह का क्या हो गया? तारा हुआ। सूरज भी एक तरह का क्या हुआ? तारा हुआ। सूरज हमसे सबसे करीबी तारा है। आपको पता होना चाहिए कि सूरज हमसे क्या है? सबसे करीबी तारा है, इसलिए वो धधकता हुआ दिखता है। सूरज हमसे सबसे ज़्यादा करीबी तारा है, इसलिए वो हमें क्या होता है? धधकता हुआ दिखाई देता है। और जितने भी तारे हैं, आपको जितने भी और भी तारे दिखेंगे, सारे ही क्या बोलते हैं, जो तारे देखते हैं आप, वो हमसे काफ़ी दूर होते हैं। बाकी जितने भी हैं सब दूर दूर होते हैं। तो रात में हम जितने भी तारे देखते हैं, सब सूरज के समान है, पर हमसे बहुत दूर हैं। ऐसा नहीं है कि वो सूरज के समान नहीं है, सूरज से छोटे हैं तो हमें दिखते नहीं हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब सूरज से क्या है? सूरज से या सूरज से इवन बड़े भी हैं, लेकिन वो सूरज से बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। अगर हम बात करें सूरज की, तो सूरज हमारे पास में सबसे करीबी तारा, इसलिए वो हमें ऐसे दिखाई देता है। दुनिया में अगर हम बात करें तो दुनिया में 25 मिलियन तारे हैं। दुनिया में कितने मिलियन तारे हैं? 25 मिलियन तारे हैं। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा कोई तारा नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना कोई हीट नहीं है और कोई लाइट नहीं है। लाइट या अपना जो, अगर उसके खुद के पास बात करें तो उसके पास खुद की हीट या लाइट नहीं है। जो चंद्रमा होता है वो सूरज से ही लाइट लेता है। अगर हम बात करें मून की कि वो लाइट किससे लेता है, तो वो सूरज से ही लाइट लेता है, और हीट नहीं ले पाता है। जो हीट है वो नहीं ले पाता है, और जो आपकी सूरज से लाइट होती है वो ले लेता है। तारे जो होते हैं, अब हम बात करें कि जो तारे होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो तारे कैसे बनते हैं? वो गैस के बनते हैं। जो तारे होते हैं हमारे, वो गैसों के बने होते हैं। तो तारा बनने से पहले गैसों का जो गोला होता है, अगर हम बात करें
तो तारा जो अगर तारे की बनने की प्रक्रिया को समझें तो तारा जो बनने से पहले वो क्या होता है, गैसों का गोला होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये क्या, इसके चारों तरफ ये गैसों का एक गोला है। क्या ये गैसों का गोला है जो बहुत दूर दूर होते हैं गैस। ये जो गैस दिखाई दे रही है आपको, ये गैस क्या होती है, बहुत दूर दूर होती है, इसलिए इन्हें विरल गैस कहते हैं। जो अगर पास पास में होती तो उसे सघन कहते हैं, परंतु ये कैसी है, दूर दूर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, विरल गैस कहेंगे। आगे अगर हम बात करें कि कोई भी तारा बनने से पहले विरल गैस रहता है। कोई भी तारा इवन हो, अगर हम बात करें तारा बनने की प्रक्रिया को, तो वो क्या होता है आपका, सबसे पहले वो गैस का एक गोला होता है, उसके बाद वो तारा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब वो कैसा होता है, बिखरा बिखरा से गैस रहती है। जो गैस होती है वो बिखरी बिखरी सी रहती है, लेकिन जो ग्रेविटेशन के कारण ये गैस जो होती है करीब आने लगी है। जो गैस होती है करीब आने लगती है। क्या होने लगती है, जब ये करीब आने लगती है, तो जब ये गैस ग्रेविटेशन के कारण करीब आने लगती है और जब पास आने लगती है, जिस कारण क्या होता है, कोसेंट्रियल होता है, मतलब सकेंद्रित होता है, पास पास आने लगते हैं। सकेंद्री मतलब ये पास पास क्या होने लगते हैं, तारे आने लगते हैं। अगर हम तारे बनने की प्रक्रिया आप पूछें यहाँ तक कि जो तारे होते हैं वो पहले से ही मतलब बने बनाए नहीं होते। इनमें क्या होता है कि गैसों के जो गैस के गोले होते हैं वो होते हैं, चूँकि ये दूर दूर होते हैं, तो जब ये पास पास ग्रेविटेशन के कारण पास पास में आने लगते हैं, आपके सकेंद्रित होने लगते हैं, तो ये क्या होने लगते हैं, आज पास पास आने लगते हैं, तब ये इन्हें क्या बोलते हैं, निहारिका बोलते हैं। जब ये गैस, मान लीजिए ये जो आपको ये दिख रही है, ये जो गैस है ये दूर दूर आपको दिख रही है, ये विरल गैस है, ठीक है, दूर दूर दिख रही है, लेकिन ग्रेविटेशन के कारण जब ये क्या होगी, पास में आएगी तो ये इस तरीके की हो जाएगी, सकेंद्रित हो जाएगी ग्रेविटेशन के कारण। जब ये पास पास आने लगते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेबुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेबुला। निहारिका को हम लोग क्या बोलते हैं, नेबुला भी कहते हैं। और जब कोई भी चीज़ करीब आती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है। इवन जैसे मान लीजिए गैस के गोले हैं, जब ये पास पास में आते हैं तो इनमें क्या होता है, जब ये आप जब देखिए, जब पहले तो गैस का गोला था, अभी गैस के गोले जब क्या बोलते हैं पास पास में आए, तभी निहारिका का रूप इन्होंने ले लिया, जिन्हें हम लोग नेबुला कहते हैं। तो जब पास पास में चीज़ें आती हैं, जब ये गैस के गोले पास पास में आने लगते हैं तो उनमें हीट जनरेट होने लगती है। और जब ये गैस सटकर हो जाती हैं, सटकर एकदम बिल्कुल पास पास में आ जाती, बिल्कुल सट जाती हैं, तो उसमें आग पकड़ लेती है। पहले तो हीट ही और जनरेट हो रही होती है, लेकिन जब वो पास में आ जाती हैं, तो जब पास में आती हैं तो उसमें आग पकड़ लेती है और तब ये बन जाता है तारा। क्या बन जाता है, तारा। तो आप देखिए, ये आपका विरल गैस है, ये है विरल गैस जो दूर दूर है, ये विरल गैस है जो दूर दूर है आपकी गैसें। और जब ये गैसें क्या होते हैं, ग्रेविटेशन के कारण पास पास में आने लगती हैं तो इन्हें निहारिका कहते हैं। यही निहारिका में जब ये पास पास में आने लगती हैं तो उनमें हीट जनरेट होती है, लेकिन जब ये सटकर तैयार हो सटकर हो जाती हैं, आपस में बिल्कुल सट जाती हैं, तो इनमें आग लग जाती है और ये बन जाती हैं तारा। अब हम बात करें तारा बनने से पहले गैसों का जो गोला होता है, तारा बनने से पहले जो गैसों का गोला होता है, या हम इसे कह लें गैसों का बादल, या फिर हम अगर इसे बोलें गैसों का धुंध कोहरा, या ये सारी चीज़ें अगर हम बोलें, गैसों का गोला बोल लें, गैसों का बादल बोल लें, या फिर गैसों का धुंध कोहरा बोल लें, ये सब निहारिका कहलाता है। क्या कहलाता है, निहारिका कहलाता है। गैस के गोले या निहारिका में आग पकड़ लेने से तारा बन जाता है। गैसों के जो गोले होते हैं या निहारिका हो, इन दोनों में अगर आग पकड़ ले, दोनों हो क्या आपको गैस के गोले जब पास पास में आ जाएंगे तो निहारिका का रूप ले लेंगे, और जब ये निहारिका का रूप ले लेंगे, जब इसमें आग लग जाएगी, तब ये बन जाएंगे तारा। निहारिका का रूप लेने के बाद ये बन जाते हैं आपके तारा। जब गैसों के गोलों में आग लगती है तो ये क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। जब ये आग क्या होती है, ख़त्म होने वाली होती है, जब ये आग क्या होने वाली होती है, ख़त्म होने वाली होती है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, रेड जायंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेड जायंट बोलते हैं। और इसका साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इसका साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, या रेड गेंट बोलते हैं, रेड गेंट इसे कहा जाता है। और रेड गेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लाल दानव कहते हैं। क्या बोलते हैं, लाल दानव कहते हैं। शुरू से देख लीजिए, जब हम गैसों का गोला होता है, तो जो गैसों का गोला होता है आपका, तो वो जो दूर दूर होता है तो वो विरल गैस होता है, लेकिन जब वो पास पास में आने लगता है, तो जब पास पास में आने लगता है तो उसमें एक हीट जनरेट हो जाती है। जब वो हीट जनरेट होती है तो उसे हम लोग निहारिका कहते हैं। और उसमें जब वो आग लग
जाती है, जब ज़्यादा पास में आ जाते हैं तो उसमें आग लग जाती है, जो क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। लेकिन ये जब तारे होते हैं, जब इनमें आग धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है तो इसे हम लोग बोलते हैं रेड केंट बोलते हैं, जिसे हम लोग लाल दानव कहते हैं। इसका साइज़ जो होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है। पहले निहारिका से तारा बना और जब इसकी आग ख़त्म होने लगी तब ये हो गया रेड केंट हो गया। अब आगे देखिए, जब तारे के अंदर का फ्यूल यानी इसके अंदर का ईंधन, जब तारे के अंदर का आपका जो फ्यूल होता है यानी कि जो उसका ईंधन होता है, उसके अंदर का ईंधन होता है, तारे के अंदर का जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में बदल जाता है। जो तारे के अंदर जो भी हाइड्रोजन होता है वो किस में चेंज हो जाता है, हीलियम में बदल जाता है। और हाइड्रोजन में हीलियम कैसे बदलता है, इसमें नाभिकीय संलयन होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कैसे बदलता है, तो नाभिकीय संलयन के कारण ये बदलता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक, आगे अगर हम बात करें, तारे के अंदर जो होता है ईंधन जो होता है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तारे के अंदर जो ईंधन होता है आपका हाइड्रोजन, उसका क्या होता है, हीलियम में आपका संलयन होता है। ये प्लाज्मा की स्टेज में होता है। प्लाज्मा शायद आप लोगों को पता हो प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा जैसे मान लीजिए जो वॉमिटिंग होती है, जो वॉमिट होती है, जो पलटी होती है, तो वो किस अवस्था में होती है, आपकी प्लाज्मा अवस्था में होती है। ना तो लिक्विड में होती है ना तो सॉलिड में होती है, वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, तो जो आपकी पलटी होती है, जब आप पलटी करते हैं तो जो वॉमिटिंग होती है वो प्लाज्मा की स्टेज में होती है। अब अगर हम बात करें तो ये जो तारा है उसमें जो आग है वो गैस के फॉर्म में नहीं है। हम बात करें कि अगर ये जो तारा है उसमें जो आग लगती है वो गैस के फॉर्म में नहीं होती है और ना ही वो सॉलिड फॉर्म में होती है, बल्कि वो द्रव फॉर्म में होती है, लिक्विड में होती है, बल्कि ये प्लाज्मा फॉर्म में होती है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि प्लाज्मा क्या होता है, तो आपकी अगर हम आग की बात करें तो सॉलिड या फिर आपकी गैस अवस्था में नहीं होती उसमें आग, वो किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है। अब अगर हमारे तारे के अंदर ईंधन में हाइड्रोजन गैस होती है, तारे के अंदर जो ईंधन होता है, जो हमने आपको बताया था कि जो ख़त्म होने लगता है जिसके अंदर होता है, तो जो ईंधन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जो संलयन प्रोसेस द्वारा बदलता है, जो और किस में बदलता है, हीलियम में बदलता है। तारे के अंदर जो ईंधन होते हैं वो आपको बता चुके हैं हाइड्रोजन से हीलियम में बदलते हैं। अब अगर हम बात करें फिर से कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा की स्टेज है तो सॉलिड तथा लिक्विड दोनों को मिलाकर बनती है। सॉलिड और लिक्विड दोनों को जो मिला करके बनती है वो बनती है प्लाज्मा। सॉलिड और लिक्विड का एक जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग लिक्विड प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा ना तो पूरी तरह सॉलिड होता है और ना ही पूरी तरह क्या होता है, गैस होता है। अभी हमने आपको बताया जो खेखार होती है, जो वॉमिट होती है, उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। जो खेखार होती है जिसे हम लोग वॉमिट बोलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। तारा जो होता है वो प्लाज्मा स्टेज में होता है। तारा किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा स्टेज में होता है। आपका सूरज भी आपका प्लाज्मा स्टेज में होता है। अगर हम बात करें सूरज की तो सूरज भी हमारा किस स्टेज में होता है, तो वो प्लाज्मा स्टेज में होता है। जब तारे के अंदर का जो ईंधन होता है, अब अगर हम बात करें तारे की बात करें कि जो तारा का संलयन भी हो गया, लेकिन जो तारे के अंदर का जो ईंधन अभी धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे तो आई गई, तो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर रहता है तो ये बन जाता है लाल दानव। अभी हमने बताया जब ये ख़त्म होने के स्टेज में आता है तो ये क्या बन जाता है, लाल दानव बन जाता है। और लाल दानव का जो आकार होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। लाल दानव का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। लेकिन लाल दानव के अंदर का जो ईंधन होता है वो घट जाता है। आकार हालांकि बड़ा होता है, लाल दानव का जो आकार होता है, जो तारे के बाद का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा होता है लाल दानव। लेकिन अगर हम बात करें उसके अंदर के ईंधन की तो वो तो घटती रहती है। तो जब कभी भी कोई तारा अपने ईंधन को समाप्त करेगा तो उस तारे का 90% जो ईंधन होता है जब ख़त्म हो जाएगा, जब ईंधन समाप्त हो जाएगा और 90% ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वो हल्का सा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, जब 90% ईंधन उस तारे के अंदर ख़त्म हो जाता है तो वो थोड़ा सा फैल जाता है और फैलने के बाद वो लाल दानव का रूप ले लेगा। फैलने के बाद वो क्या होता है, लाल दानव का रूप ले लेता है। 90% उसका ईंधन ख़त्म होने के बाद की प्रक्रिया है कि वो लाल दानव का रूप ले लेता है। सूरज जो है आज से 5 अरब साल बाद लाल दानव का रूप ले लेगा। अभी हमने बताया कि लाल दानव क्या होता है, जब 90% आपका क्या हो जाता है, आपका तारे के अंदर का 90% ईंधन ख़त्म हो जाता है, तब वो लाल दानव का रूप लेता है। और हमारा जो सूरज है वो आज से लगभग 5 अरब साल बाद क्या लेगा, आपका लाल दानव का रूप ले लेगा।
सूरज अब तक 5 अरब साल की ज़िंदगी जी चुका है और अब 5 अरब साल बाद वो क्या हो जाएगा, लाल दानव का रूप ले लेगा। अब लाल दानव जो है बनने के बाद 2 कंडीशन होती हैं। लाल दानव अगर बन जाता है तो उसके बाद 2 कंडीशन होती हैं। पहला क्या होता है, या तो वो श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत वामन बनेगा। और श्वेत वामन जो तारा होता है, श्वेत वामन होता क्या है, पहली बात तो श्वेत वामन जो तारा होता है, जितने भी छोटे तारे होते हैं वो श्वेत वामन बन जाते हैं। अब मान लीजिए लाल दानव के बाद बनने के बाद जो भी तारा क्या बोलते हैं, लाल दानव के बाद 2 कंडीशन बन जाती हैं। इसके बाद जो लाल दानव के बाद की जो 2 कंडीशन होती हैं वो 2 कंडीशन में आ जाती हैं। या तो वो श्वेत वामन बनेगा। श्वेत वामन क्या होता है, श्वेत वामन वो होता है जो क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, जो छोटे तारे होते हैं वो श्वेत वामन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जितने तारे सूरज से छोटे होते हैं और जब उसका 90% ईंधन ख़त्म हो जाता है तो वो लाल दानव बन जाते हैं। कोई भी तारा उसका जब 90% ईंधन ख़त्म हो जाएगा तो वो बन जाएगा लाल दानव। लेकिन लाल दानव के बनने के बाद अब ये कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर सूरज से तारे छोटे होते हैं, ठीक, अगर जब 95% ख़त्म हो जाता है, 90% में लाल दानव, लेकिन जब 95% ख़त्म होगा ईंधन तो वो श्वेत वामन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, श्वेत वामन बन जाते हैं। और श्वेत वामन वो स्टेज है जिसको हम लोग अंतिम बार चमकता देखते हैं। श्वेत वामन ही वो लास्ट स्टेज होती है तारे की जिसको हम लोग लास्ट टाइम उसको चमकता देखते हैं। इसलिए इसे जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी कहते हैं। इसलिए श्वेत वामन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म तारा या फिर फॉसिल स्टार भी कहते हैं। जीवाश्म तारा श्वेत वामन को ही कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। आगे दिया गया आपका, और जब श्वेत वामन का 100% ईंधन खत्म हो जाता, अब ये तो बन गया श्वेत वामन जो सूरज से छोटे होंगे। अब जब ये पूरा 100% इसका ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये चमकना ही बंद कर देता है। और जब ये काला वामन बनता है, जब ये श्वेत वामन खत्म हो जाता है, पूरा 100% इसका ईंधन खत्म हो जाता है, तब ये बन जाता है आपका काला वामन, जिसे हम लोग ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। ब्लैक ड्वार्फ नहीं चमकता है। लास्ट टाइम आपको हमने बताया, लास्ट टाइम कब चमकता है, जब वो होगा आपका जीवाश्म तारा। वो लास्ट टाइम तभी चमकेगा जब श्वेत वामन की लास्ट स्टेज में ही वो स्टेज होती है जब वो लास्ट टाइम हमें तारा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। हाँ, तो जो आपका अब लेकिन जब वो पूरी तरीके ख़त्म हो जाता है तो वो कहलाता है ब्लैक ड्वार्फ, और ब्लैक ड्वार्फ नहीं चमकता है। ये श्वेत वामन की पूरी कंडीशन छोटे तारे के लिए होती हैं। जो श्वेत वामन की जितनी भी हमने कंडीशन बताई ये सारी छोटे तारे के लिए होती हैं। जो सूरज से छोटे तारे होते हैं ये सारी कंडीशन उनके लिए अप्लाई होती हैं। ये देखिए, निहारिका से तारा बना, ये जब पूरा 90% आपका पूरा ख़त्म हो गया इसका ईंधन तो रेड गेंट बना। और ये कंडीशन आपके छोटे तारों के लिए होगी, रेड गेंट वाली, कि अगर ये सूरज से छोटे तारे हैं, अगर ये मान लीजिए कोई तारा सूरज से छोटा तारा होता है तो अगर 95% उसका ईंधन खत्म होता है तो श्वेत वामन बनेगा जो लास्ट टाइम चमकेगा। जब पूरा 100% खत्म हो जाएगा तो काला वामन बनेगा जो बिल्कुल भी चमकेगा नहीं। कोई भी तारा बनने से पहले निहारिका होता है, और निहारिका गैसों की बनी होती है। इसमें गैसों का बादल सा होता है, संकेंद्रित होते हैं और आग पकड़ लेती है तो ये बन जाते हैं तारा। ब्रह्मांड में अब अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा अभिनव तारा को कहते हैं। ब्रह्मांड में जो विस्फोटक तारे होते हैं, जो विस्फोट करते हैं, वो अभिनव तारा कहलाते हैं। जबकि अभिनव तारा जो होता है विस्फोट होंगे तो इसकी 4 कंडीशन होंगी। अभिनव तारे की भी 4 कंडीशन होती हैं। देखिए, पहले निहारिका से बना तारे से वो उसकी एक विशेषता होती है, जो रेड गेंट होती है वो तो हमें जो सूरज से छोटा तारा उसमें भी आपकी अप्लाई होती है, बड़े तारे उसमें भी अप्लाई होती है। तो बड़े तारों के लिए क्या होता है, बड़े तारे रेड गेंट के बाद जब पूरा ख़त्म हो जाता है तो वो अभिनव तारा कहलाते हैं, बन जाते हैं। उन्हें बोलते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा भी 4 भागों में बढ़ जाते हैं। पहला न्यूट्रॉन तारा, दूसरा पल्सर, तीसरा क्वेसर, चौथा ब्लैक होल। जो आपके अगर हम बात करें पल्सर की और क्वेसर की तो ये पूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, ये पूर्ण होते हैं। चलिए आगे देखिए, इस अभिनव तारा के विस्फोट से न्यूट्रॉन तारा बनेगा। जो अभिनव तारा है इसका जब विस्फोट होगा तो ये बनेगा न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारे में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इसमें न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा में कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। इसी अभिनव तारे से पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल भी बनता है, और इसी अभिनव तारे से ही पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल भी बनता है। बड़ा तारा जो होता है वो सबसे पहले
पहले अभिनव तारा बनता है और फिर विस्फोट करता है, और विस्फोट के बाद अभिनव तारा का जो साइज होता है वो बच गया तो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। मान लीजिए अगर अभिनव तारा का विस्फोट हुआ और अभिनव तारा क्या बोलते हैं, आप अभिनव तारा से कुछ अंश बच गए, उसका कुछ बच गया तो वो बन जाएगा न्यूट्रॉन तारा, और अगर छोटा बच गया तो वो बन जाएगा पल्सर। और अगर बनेगा, और ये बहुत तेज़ घूमता है, जो आपका पल्सर होता है ये बहुत तेज़ क्या होता है, घूमता है। और अगर छोटा हो गया तो क्वेसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्वेसर बन जाएगा। पल्सर और क्वेसर जो होते हैं बहुत ही तेज़ गति से घूमने लगते हैं। पल्सर और जो क्वेसर होते हैं बहुत ही तेज़ गति से घूमने वाले तारे होते हैं, और अगर विस्फोट होने से एकदम छोटा टुकड़ा बच गया तो वो बनता है ब्लैक होल। अंतरिक्ष में तेज़ गति से घूमने वाले जो तारे होते हैं, अगर हम बात करें कि अंतरिक्ष में सबसे जो तेज़ होते हैं वो कौन से तारे घूमते हैं, तो वो पल्सर और क्वेसर है। ब्लैक होल का आकार बहुत ही छोटा होता है, सिकुड़कर बहुत ही छोटा हो जाता है। सिकुड़कर किसी भी चीज़ का जो घनत्व होता है वो घनापन बहुत बड़ा हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ है अगर सिकुड़ गई है तो उसका जो क्या बोलते हैं, आपकी जो भी इसमें घनत्व है वो बढ़ जाता है। ब्लैक होल सिकुड़ का जो डेंसिटी होती है वो घनत्व जो होती है वो बढ़ जाती है। अभी हमने आपको बताया ब्लैक होल और पल्सर जो आपकी जो पल्सर और क्वेसर उसके बाद कुछ भी अगर रह जाता है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ब्लैक होल की 1 चम्मच मिट्टी जो होती है, अगर हम ब्लैक होल की 1 चम्मच मिट्टी की बात करें तो 1 चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। ब्लैक होल सबसे छोटा होता है लेकिन भारी बहुत ही ज़्यादा होता है। ब्लैक होल की विशेषता ये होती है कि इसमें इतना डेंसिटी होता है कि इस पर लाइट भी आती है और इसे पार कर नहीं जा पाती। कि अगर इसमें अगर कोई लाइट आए और इसे लाइट अगर आप सोचो कि क्रॉस करके चली जाए तो इससे कोई लाइट क्रॉस करके नहीं जा सकती है। इसलिए जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है तो ये क्या होता है, काला दिखने लगता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। अब जैसे कोई लाइट है, अगर कोई लाइट आपकी मान लीजिए ब्लैक होल से आप सोचो कि क्या बोलते हैं हम, आपकी पार हो जाए तो वो पार नहीं हो सकती है, वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है, तो ये काला दिखने लगता है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी किसकी है तो ब्लैक होल के पास है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।